वेलकम टू सक्सेस स्टोरीज, एक सफलता की कहानी, एपिसोड नंबर 15। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव टुडे एंड कीप सपोर्टिंग अस। आज के एपिसोड की शुरुआत मैं एक शायरी से करना चाहूंगा। लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो कुछ करने का हौसला रखते हैं। लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो कुछ करने का हौसला रखते हैं, पर किस्सा सिर्फ उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो इस हौसले को बुलंद करके कुछ कर दिखाते हैं। यस गाइज, आज के जो हमारे गेस्ट है वो उन्हीं बुलंद हौसले वालों में से है। उनका डेडिकेशन ना ही सिर्फ उनके प्रोफेशन से दिखता है, बल्कि वो उनके सोशल एक्टिविटीज से भी पता चलता है। A true patriotic person is not only the one who stands for the national anthem on every Independence Day, but he who brings some good changes in the society around us. आप शायद आर्मी में ज्वाइन ना हो सको और अपनी देश प्रेम ना बता सको, बट आप अपने आसपास में छोटे मोटे चेंजेस लाके, अच्छे चेंजेस लाके डेफिनेटली अपनी देशभक्ति बता सकते हो। आज के जो हमारे गेस्ट है वो उन्हीं चंद लोगों में से है जो अपने आसपास के सोसाइटीज में चेंजेस, अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। यस गाइज, ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए लेट अस वेलकम आवर गेस्ट हु इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड अ सोशल एक्टिविस्ट बाय हिज नेचर, डॉक्टर दिलराज भगवत सिंह जाडेजा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दिलराज, हाउ आर यू? एंड आई एम सो ग्लैड कि बहुत दिनों बाद आई एम एक्चुअली एबल टू सी यू। हाउ आर यू? बस गोइंग गुड, मस्त चल रहा है। मस्त चल रहा है। एंड या लेट अस स्टार्ट विद दिस कि जस्ट टेल समथिंग अबाउट यू टू आवर ऑडियंस, कि आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार आप दे सके तो। Myself, Dr. Dilraj Jadeja. I am a human by heart, honest and humble individual, coming from an Orthodox Hindu family, and by profession I am a dentist. डेंटिस्ट अब सब लोग बोलते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि उसको डेंटल सर्जन बोला जाए। डेंटिस्ट एक बहुत छोटा वर्ड होता है। राइट, यस ऑफ कोर्स, हमको उसी के बारे में बात करना है। सो क्यों नहीं अब उसी से हम इंटरव्यू को शुरुआत करें कि क्या होता है एक्चुअली, डेंटल केयर क्या होता है, एंड एट व्हाट एज? क्या ऐसा होता है कि वो बच्चों के लिए एट अर्ली एज अच्छा होता है, या एट कोई भी एज, हर एक एज में वो ध्यान रखना होता है? व्हाट इज द सजेशन? नहीं, डेंटल केयर तो हर एज में जरूरी है। जितने दिन तक दांत है उसका केयर रखना जरूरी है। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चों में अच्छे हैबिट्स डाल दिए जाए डेंटल केयर को लेके, तो आगे डेंटल केयर अच्छे से मैनेज किया जाएगा, अच्छे से ध्यान रखेंगे वो लोग। और क्या होता है, बच्चे ज्यादातर चॉकलेट्स या स्वीट खाने के बहुत फॉन्ड रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सब खाए, और उसके वजह से दांत बिगड़ता है। शुगर और टूथ बहुत बड़े एनिमी है। सो उनके लिए तब भी उनको सिखाया जाए कि डाइट पे ध्यान दिया जाए, ब्रशिंग पे ध्यान दिया जाए। अच्छे हैबिट्स डालेंगे तो दांत ज्यादा टिकेंगे। अदरवाइज डेंटल केयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी चीज है। डेंटल इज नॉट खाली ब्रशिंग से नहीं हो जाता है। 2 टाइम ब्रश कर लो तो डेंटल केयर नहीं हो गया। ब्रशिंग करना है, रिंसिंग करना है, फ्लॉसिंग करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास, डेंटल सर्जन के पास जाके दिखाओ। क्योंकि दांत ऐसी चीज है जो आंख से दिखेगी नहीं, तो वो तो डेंटिस्ट ही समझ पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। छोटी चीज हम लोगों को लगेगी कि चलता है, चलेगा, बट आगे जाके वो तकलीफ देगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोगों के पास ऑप्शन है, क्योंकि दांत 32 है तो 32 ऑप्शन है। एक दांत नहीं है तो दूसरे से चला लेंगे, दूसरा नहीं है तो तीसरे से चला लेंगे। इसके लिए उन लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर एक दांत इंपॉर्टेंट है। एवरी टूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल सेड दिलराज। इसी टॉपिक को मैं अगर मैं थोड़ा आगे पुश करूं कि बाकी हम सब हेल्थ का ध्यान रखते हैं। समझो हम लोग सर्दी, खांसी, उधरस हो जाए, या समझो हमें कुछ बुखार हो जाए, तो हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। तो उसी तरह ओरल हेल्थ हमारे ओवरऑल हेल्थ को कैसे डिपेंड करता है? मतलब हाउ इज आवर ओरल हेल्थ इंपॉर्टेंट ओवर
आप अगर इसके बारे में कुछ बता सको। देखो, ओरल और ओवरऑल बहुत सिमिलर टर्म्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल हेल्थ है ना, गेटवे है, माउथ इज द गेटवे ऑफ द होल बॉडी। तो तुम्हारा बॉर्डर अगर सिक्योर्ड है तो तुम्हारा बॉडी सिक्योर्ड है, ऐसे समझ के चलो। तो तुम्हारा गेटवे बहुत अच्छा होना चाहिए। गेटवे अच्छा है तो पूरा बॉडी अच्छा रहेगा। आइडियली सब कुछ यहां से ही स्टार्ट होता है। ऐसा बोलते हैं कि हर एक डिजीज का एक ओरल मैनिफेस्टेशन होता है, तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट साइन कभी भी मुंह में दिखेगा, अगर हम लोग ने उसको निग्लेक्ट कर लिया तो वो चीजें आगे बढ़ जाएगी। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है कोरोना। कोरोना में लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल होता ही है। अगर पेशेंट को समझ में आ गया कि लॉस ऑफ स्मेल है या लॉस ऑफ टेस्ट है, ये ओरल रिलेटेड है, अगर ये समझ में आ गया तो अगर तब भी ट्रीटमेंट चालू कर दे, तब भी ध्यान देना चालू कर दे, तो वो एट होम ही ठीक हो सकता है। बट अगर वो चीज निग्लेक्ट हो गई तो फिर हॉस्पिटल तक पहुंचना जा सकता है। ऐसे सब डिजीज में है, ऐसे कार्डियक डिजीज में है, पोस्ट प्रेगनेंसी है, डायबिटिक में है, हाइपरटेंशन में है, सब कुछ इधर से रिलेटेड है मुंह से। अगर मुंह पे अच्छे से ध्यान दिया जाए तो ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती है। मुंह पे ध्यान दिया जाए तो घर पे रह सकते हैं, मुंह पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कभी ना कभी हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इसलिए मुंह पे ध्यान दो। वेरी वेल सेड। मतलब आपने ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। ऑफ कोर्स रिलेटेड टू कोरोना वैसे भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है अराउंड दिस कि भाई कैसा है, क्या है, हाउ यू नीड टू टेक केयर। वो टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली हम आएंगे, बिकॉज हमें पता भी चला है और हमने पूछा भी है कि आप एक कोरोना योद्धा की तरह भी फिलहाल आप काम करते हो। सो क्या आप उसके बारे में आगे हम बढ़े उसके पहले हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड जो आपकी सोशल एक्टिविटीज है वो भी इसमें दिखाई देती है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ फ्रंट लाइन वर्कर? तो ये इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल में ऐसा हुआ कि एक क्लेरियन कॉल दिया गया, एक अपने मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे जी ने और अपने मेयर है उन्होंने, कि डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स को आना चाहिए आगे। और तभी डेंटिस्ट लोगों को भी उन्होंने बोला बहुत डॉक्टर्स कमी है कि डेंटिस्ट भी आ जाओ। तो हम लोग ने स्टार्ट वर्ली के कैंप से किया। तो 15 डेज उन्होंने वॉलंटियर की तरह वहां पे मुझे रखा था। फिर उन्होंने अभी मुझे एमसीजीएम में पोस्ट दे दिया है, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर रैपिड रिस्पॉन्स टीम कोविड के। रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, आरआरटी टीम होती है, उसके मैं कोविड की ड्यूटी में हूँ। तो हम लोग का मेन काम होता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। मतलब पेशेंट को पूछते हैं हम कि तुमको कैसे हुआ, कहाँ गए थे, तुम्हारे साथ कौन कौन है। तो आइडियली मेरा काम है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। तो मैंने ऑलमोस्ट ऐसे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो तो ऐसे मैंने कुछ नहीं करके तो भी एक 3000-4000 पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया, कॉल किए और कॉन्टेक्ट ट्रेस किए। तो अभी समझ में आता है कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और पेशेंट्स कैसे ट्रीट हो रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी कोविड के पेशेंट के साथ अभी, और बहुत सारे पेशेंट्स के साथ एकदम रिलेशन जैसा हो गया, क्योंकि 14 डेज कंटिन्यूस फॉलोअप भी लेना होता है। तो देखा तो आइडियली देखा जाए तो इट इज उसका ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत घातक है आगे जाके अगर अच्छे से प्रिवेंशन नहीं लिया जाए तो। प्रिवेंटिव मेजर्स तो बहुत कंपलसरी है, इट इज हाईली इन्फेक्शियस, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी कंट्रोल्ड। मीडिया ने उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया है, लोगों ने ऐसा मतलब कोविड पेशेंट मतलब ऐसा लगता है कि एटम बॉम्ब है, वो इंसान ही नहीं रहा कोविड पेशेंट ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, इंसान है, बीमारी से डरना है। हम लोग भी वही बोलते हैं, बीमारी से डरो, उससे रोगी से क्या डरना है, डिजीज से डरो, इंसान से नहीं डरना है। ये तो ऐसा हो गया कि एटम बॉम्ब हो गया, उसको सब लोग डरने लगते। स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए था और एक फियर फैक्टर आ गया। फियर नहीं है, इट कैन बी कंट्रोल्ड। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोविड पेशेंट्स के आजू बाजू में रहेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर कोविड पेशेंट ने अपना मास्क वगैरह सब अच्छे से पहन के रखा तो दूसरों को नहीं होगा। उसको स्टिग्मेटाइज ना किया जाए। हर एक पेशेंट इंसान है, इंसान की तरह उसको बिहेव किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए। आज प्रॉब्लम यही है कि कोविड पेशेंट बोला कि कोई उसको हेल्प करने नहीं जा रहा है, दैट इज वेरी रॉन्ग। हम लोगों ने पेशेंट है, डिजीज होता है, इट कैन बी क्योर्ड, उसको सॉल्व कर सकते हैं और स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, इट कैन बी कंट्रोल्ड। और अभी हम लोग एक एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस बोलते हैं कि मुंबई नेक्स्ट 15-20 डेज में बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाएगा, बहुत अच्छा कंट्रोल। अभी भी कंट्रोल ही है मगर तो भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। अभी तो बहुत ऑलमोस्ट 50% पेशेंट तो होम क्वारंटाइन घर पे ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ डरने जैसा नहीं है, बट हाँ प्रिवेंशन लेना है, ध्यान रखना है, बट डरने जैसा कुछ नहीं है। रिकवरी रेट 98% एट द एंड आएगा, 98%। अभी 1.52 लोग का डेथ हो रहा है, मतलब 100 में से 1.5 लोग डेथ हो रहा है। तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी तो बहुत अच्छा कंडीशन है, बेड्स भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज देयर, बट प्रिवेंशन रखना है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखोगे तो यू कैन गो हेड। 4 महीने निकाले और 2 महीने निकालेंगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
वेरी वेल से दिलराज, ये जो आपका आंसर था ना, उसमें से दो मैं बात वापस से रिपीट करना चाहूंगा। बीमारी से डरो, बीमार से नहीं। ये एक राइट पॉइंट राइट आपने बहुत अच्छा बोला। एंड सेकेंड चीज, यस गाइस, आपने खुद एक फ्रंटलाइन वर्कर से सुना है कि नेक्स्ट 15 दिन में मुंबई की पोजीशन इससे भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो डेफिनेटली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर। सो हेड्स ऑफ टू यू, एंड यू मेक अस प्राउड रियली, आप जो मेहनत करते हो उसके लिए। कमिंग बैक टू योर प्रोफेशन, जहां पे हम आते हैं, जैसे हम नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं उसके पहले हम हर एक के साथ आप बात करते हैं। यू वेर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ड्यूरिंग योर स्कूलिंग डेज, मतलब अच्छे परसेंट है, टॉपर्स इन 10th, टॉपर्स इन 12th। एक जनरली स्टिग्मा है, मतलब आई डोंट हैव एनी, मेरे हिसाब से मेरे को तो कुछ नहीं है, बट एक जनरल स्टिग्मा है कि भाई डेंटिस्ट को कोई डॉक्टर मानने को रेडी नहीं होता है। बट यू बीइंग अ गुड स्टूडेंट, you choose a dentist being a dental surgeon as a profession. So how this changes came, ये कैसे हुआ, आप अगर कुछ बता पाए तो। इट इज, ऐसा तो देखा जाए तो बहुत बड़ी स्टोरी है। एक तो पहले तो मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ जहां पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो पहले तो कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं था वो टाइम पे। और एग्जैक्टली तभी मैंने 12th जब भी क्लियर किया, तभी एक कुछ नया सिस्टम आया, सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अभी उसके अंदर कैसे आगे क्या, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मेरे पीयर ग्रुप, मतलब मेरे सब फ्रेंड सर्कल में सब इंजीनियरिंग या फिर अकाउंट्स में चले गए, तो डॉक्टर्स में कोई जाने वाला नहीं, तो कुछ गाइडेंस नहीं थी। एक गाइडेंस नहीं थी, तो जो मिला वो लेना था। तो देयर वाज नो ऑप्शन, तो देयर वाज नो चॉइस, जो मिला वो लेना था। एक दूसरा, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे, बिकॉज फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था लोगों का। मतलब फैमिली को ऐसा लगता था कि इतना पे नहीं कर सकते, और इतना लंबा, मतलब करियर भी बहुत बड़ा होता है, 6 साल पढ़ाई करना, 5 साल पढ़ाई करना, उससे अच्छा अपना बिजनेस संभाल लो, ऐसा ऐसा होता रहता है इसके लिए। और हेल्थ केयर ही लेना था, क्योंकि एक बहुत पुरानी स्टोरी है। मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी, मैं एक सीनियर केजी में था तभी मेरी मम्मी ने मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने बोला था, और तभी मुझे डॉक्टर बनाया था फैंसी ड्रेस में। तो तभी तो घर के कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे, तो डॉक्टर किट खरीदना, फैंसी ड्रेस के क्लोथ खरीदना भी बहुत डिफिकल्ट था। तो भी मम्मी ने कैसे तो खरीदे, और मुझे 7-10 डेज ट्रेन किया। और स्टेज पे जाके जब भी मेरा टाइम आया तो बोलना है, और मुझे तब भी से स्टेज फियर है, जो अभी भी है। तो मैं जाके एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मुझे अभी भी याद है, सीनियर केजी में कुछ नहीं बोला, जाके खड़ा रहा, वो अनाउंस करते रहे टीचर, डॉक्टर दिलराज जडेजा, कुछ बोलो कुछ बोलो, कुछ नहीं बोला, और आ गया मैं नीचे। फिर मम्मी को ऐसा था, मम्मी बहुत रोई, और फिर बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता ये वो। तो मैंने मम्मी को बोला, डोंट वरी मम्मी, मैं आपको रियल लाइफ में डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो तभी से एक मन में था कि डॉक्टर तो बनना ही है, कुछ भी हो जाए, कोई भी बने, कोई भी डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनना है, मम्मी की इच्छा पूरी करनी है। इसके लिए डॉक्टर्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स था, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। तो फिर जो मिला वो जो मिला ले लिया, डेंटिस्ट की। बट डेफिनेटली एज, मतलब ये भले आपकी इच्छा रही हो, बट ऑफ कोर्स बीइंग अ डेंटल सर्जन, उसमें भी बहुत सारी मेहनत, पढ़ाई उसमें भी लगती है। एंड सो आपने तो ऑलरेडी बोल दिया कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो ऑलरेडी आपको आया। सो और एक डेंटिस्ट की पढ़ाई करते वक्त, या समझो आप अपना जब खुद की प्रैक्टिस चालू करते हो, खुद का क्लिनिक चालू करते हो, सो इट इज ऑफ कोर्स बाइंग ऑल दिस इक्विपमेंट इज कॉस्टली। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज ड्यूरिंग दिस डेज, या कोई मदद मिल गई, हाउ इट वाज? नो, हाँ, इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इनिशियली मैंने एक पहले से ऑल सेट डेंटल का क्लिनिक था, जो रेंटल पे लिया। आई वाज, ऐसा बोल सकते कि मैं बहुत लकी था वो टाइम पे, कि मुझे एक वेल सेट क्लिनिक मिला था जो रेंटल पे था। तो मैंने वहां से चालू किया, रेंटल से। एज पहले से ही मैंने कोई किसी से पैसा लिया नहीं था, रेंटल से स्टार्ट किया। जो फर्स्ट इनकम थी उसी से रेंटल पे किया, एंड धीरे धीरे वहां से ही स्टार्ट हुआ। देन एक क्लिनिक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, अभी फिर हम लोग फिजियोथेरेपी में गए, डायग्नोस्टिक में गए। ऐसा धीरे धीरे एक से चालू होते होते उधर से, देयर वाज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेंटल से ही आगे बढ़ते बढ़ते अभी ऑल सेट हो गया। फिर एक मैंने एक फाउंडेशन बना दिया, एक हेल्थ केयर एनजीओ बना दिया, तो सब सेट हो गया वैसे। राइट राइट राइट। अच्छा, नॉर्मल जब डॉक्टर्स होते हैं, सो अगर समझो कोई भी है डॉक्टर, तो उनका एक एरिया बड़ा होता है कि पूरा आउटर बॉडी है उनके पास। बीइंग अ डेंटल सर्जन, आपके पास एक तो एरिया छोटा है, और उसमें भी आप जो चीज की सर्जरी करते हो वो बहुत माइन्यूट है।
सो ऐसा कहा जाता है कि अटेंशन इन डिटेल्स इज वेरी क्रिटिकल इन डेंटिस्ट्री, मतलब एकदम छोटा छोटा डिटेल्स में कर सकते हो। तो कितना जरूरी है इतना छोटा छोटा अटेंशन? समझो एक दांत इधर से उधर भी फिट हो गया गलत जगह पे, सो मतलब इट इज डिफिकल्ट। सो हाउ यू एक्सप्लेन दिस कि कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज? बहुत एक्चुअली कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर। कंसंट्रेशन, और ऊपर से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये तो सर्जरी है, मोस्ट ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट इज प्रोसीजर, मतलब सर्जरी करो, कुछ काम ना काम ही है, मतलब सर्जरी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट इज ऑलवेज अवेक, मतलब वो अंडर जनरल एनेस्थेसिया नहीं होता है, तो हमको घड़ी घड़ी पेशेंट को घड़ी घड़ी काउंसिल भी करना पड़ता है कि नहीं आपका काम ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक तो कॉन्सेंट्रेट भी करो, पेशेंट का काउंसिलिंग भी करो, क्योंकि उसको डर तो होता ही है पेशेंट को। और बहुत जैसे बोला बहुत छोटा दांत, एक हम लोग को 15 mm 16 mm के दांत के अंदर काम करना पड़ता है, उसके अंदर 15 mm के दांत के अंदर मतलब 2 mm 3 mm की एफिशिएंसी प्रेसिशन बहुत जरूरी है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो कंसंट्रेशन से ही चलता है। साथ में प्रॉब्लम ये होता है हर एक पेशेंट इज अवेक, वो घड़ी घड़ी बोलता है देखो डॉक्टर इधर लगना जाए उधर लगना जाए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टंग। हम लोग को सबसे बड़ा हिंड्रेंस टंग है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन एक्चुअली टंग ही है, बहुत बोल लेता है कभी कभी, और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है टंग, क्योंकि टंग घड़ी घड़ी बीच में आता है, कुछ भी काम तो टंग आ जाएगा। पेशेंट को बोलेंगे टंग मत लाओ तो वो बेचारा कॉन्शियस हो गया तो वो जरूर उधर लाएगा, देखने के लिए डॉक्टर ने कितना खड़ा कर दिया। करेक्ट है। मतलब इसमें ऐसे होता है कि जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो डेफिनेटली वो पेन, मतलब पेन तो एक फील होता है। तो मतलब हाउ डिड यू ट्राई टू मैनेज? आप कैसे काम करते हो? डॉक्टर करो, ध्यान रखो, ऐसा सब, क्योंकि अवेक होता है। तो वो ऐसे जो क्या बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिस्टर्बेंस वाले पेशेंट, बट डेफिनेटली कि भाई आप भी अपना कंसंट्रेशन लूज करते हो। तो हाउ डिड यू ट्रीट दैम, मतलब जो ऐसा पेन सह नहीं सकते वैसे? वो तो बाय प्रैक्टिस आ जाता है, बट हाँ पेशेंट को कंटिन्यूस काउंसलिंग लगता है। मैं डेंटिस्ट में बहुत बोलता हूँ कि पेशेंट को मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। तो घड़ी घड़ी मोटिवेट करके पेशेंट का ध्यान रख के शांति से आराम से, इसलिए डेंटल अपॉइंटमेंट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और घड़ी घड़ी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता डेंटल में। पेशेंट्स का अभी प्रॉब्लम यही है कि सबको चाहिए कि डेंटिस्ट अभी कितने बार आना पड़ेगा, कितने टाइम में हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा हम लोग स्पेस टाइम देते, स्पेस अपॉइंटमेंट देते, थोड़ा टाइम लेते ताकि पेशेंट का काम अच्छे से हो। और काउंसलिंग, घड़ी घड़ी पेशेंट को काउंसिल करते, पेशेंट को भी ब्रेक देते, क्योंकि उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है घड़ी घड़ी मुंह खुला रखना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेशेंट्स ऑल्सो, बट उनको काउंसिल करके अपना काम अच्छे से करके कंसंट्रेट करके। और अभी तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो ये सब चीजों में हेल्प करते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच इज हेल्पिंग अस। एंड टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क। दूसरी टीम, एक अकेला डेंटिस्ट कुछ नहीं कर पाता, पूरी टीम चाहिए अच्छे से, तो ही अच्छा काम हो सकता है, तो ही एकदम परफेक्ट काम हो सकता है। मतलब जस्ट एज एन ऑन रिकॉर्ड में भी यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि दिलराज को हमेशा बोला जाता है यारों का यार। मतलब ही इज ऑलवेज सराउंडेड विद द पीपल जो उसके साथ हमेशा खुश होता है। मतलब आई थिंक ही इज टू हेल्पफुल टू देम, या बाय गॉड ग्रेस उसके साथ हमेशा ऐसे ही लोग होते हैं जो उसके साथ जलब हो जाता है। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई थिंक कि आपकी टीम इसमें बहुत ही अच्छी होगी। या कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एज यू सेड कि अपॉइंटमेंट बार बार लेने पड़ते हैं। अभी एक नॉर्मल इश्यूज हम लेके, समझो कोई है ना ओरल पे इतना ध्यान नहीं देता कि भाई चलो मेरा दांत पेन कर रहा है तो कल सुबह ठीक हो जाएगा, क्रोसिन ले लिया, ऐसे कुछ पेन किलर ले लिया बिना पूछे, डॉक्टर्स को बिना पूछे, ठीक है, फिर भी पेन कम नहीं हुआ तो देन दे विजिट डॉक्टर्स और वो वापस अपॉइंटमेंट सेट कर दे। वो आएंगे, आप उसको बोलेंगे कि देखो आपको ये इश्यू है, एक काम करो, आपको ये चीज करवानी पड़ेगी, ये चीज करवानी पड़ेगी। एंड ऐसा भी होता है कि उनको लगता है यार उसको डॉक्टर को नहीं जावा दे, नहीं करूँ, आपने दवा लेनी ठीक सही से। तो देन हाउ यू मैनेज दिस काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज एज आई सेड ओरल हेल्थ को इतना लोग सीरियसली नहीं लेते। तो देन हाउ यू फॉलो अप, या ऐसा कुछ अलग आपका वे है कि इनको आप मना सको कि भाई आपको ये करना भी जरूरी है? हाँ नहीं, उसमें मैं डेंटिस्ट्री में मेरी टीम को हर बार बोलता हूँ, मेरी टीम का हर महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मैं हर बार दो इंपॉर्टेंट बात है, 2M ऑफ डेंटिस्ट्री। एक होता है मोटिवेशन और एक होता है मनी। पेशेंट या तो मोटिवेटेड नहीं है या तो पैसा नहीं है, इसके लिए डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करा है। ये दो चीजों के बिना कोई रीजन ही नहीं है कि लोगों को डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराना है। तो या तो तुम पेशेंट को मोटिवेट करो, या तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो उनको ऑप्शंस दो दूसरे, मतलब लो कॉस्ट बट कॉस्ट इफेक्टिव कोई ऑप्शन रहेगा तो वो दीजिए, या तो फिर
उनको मैं ईएमआई दे देता हूँ, या फिर मेरे हमारा रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू उनको कोई कंसेशन दे देता हूँ, क्योंकि वो एक सोशल वर्क भी है, तो उनको वहां से फंडिंग दिला देता हूँ। तो मनी पार्ट में एड्रेस कर देता हूँ, और मोटिवेशन तो अपने ऊपर है। जितना अच्छे से पेशेंट को मोटिवेट करेंगे, उनको वीडियोस दिखाए, उनको समझाए कि ये क्यों जरूरी है। जैसे हम लोग ने पहले बात की कि ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ का क्या लिंक है, तो उनको वो समझाया जाता है कि ये कैसा है, इसके साथ क्या हुआ जाएगा, तो आगे वीडियोस दिया जाएगा, आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। डराना नहीं है, आई डोंट बिलीव इन डरा के काम करो, बट मोटिवेट करो पेशेंट को और काम करो। तो मोटिवेशन एंड मनी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मनी का पार्ट मुझे लगता है मेरा टीम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। जो पेशेंट एक्चुअली डिजर्विंग होता है उनके लिए हम लोग थोड़ा कंसेशन भी कर देते, कोई कोई ट्रीटमेंट फ्री भी कर देते, क्योंकि डिजर्विंग है और उनको खाने नहीं जम रहा है तो इट इज नॉट गुड, तो फिर हम लोग कर देते हैं। और ईएमआई सिस्टम्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल तो बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूं मेरी टीम को कि पेशेंट को मोटिवेट करो, मोटिवेट करो। सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा तो पेशेंट करना ही है। फिर भी मोटिवेशन मनी से नहीं मानता है तो भगवान पे छोड़ दो, भी क्या कर सकते हैं। हमने तो हमारा इंटेंशन वाज राइट। आगे बढ़े उसके पहले ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगा कि दिलराज को अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है एज एन डॉक्टर या एज एन फ्रंटलाइन वर्कर इन कोरोना, सो आपको अगर उनको कुछ भी पूछना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप नीचे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। एंड देन लास्ट हमारे सेगमेंट में वो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ लेंगे। सो बाय द टाइम कीप पोस्टिंग द क्वेश्चंस। या दिलराज, कमिंग टू आवर क्वेश्चन, जैसा आपने बोला कि पेशेंट को मोटिवेट रखना आपके प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। मनी पार्ट आप संभाल लेते हो, चलो कैसे भी करके, बट एक मोटिवेशन रखना बहुत जरूरी है। बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ एक लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज बैरियर मतलब समझो कोई आपके पास पेशेंट आया, वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, या मतलब जो आपका स्पीकिंग लैंग्वेज है और उनका स्पीकिंग लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज कर सकते हो? लैंग्वेज बैरियर डेंटिस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि पेशेंट इज ऑलवेज अवेक, और दूसरा होता है मोटिवेशन। तो अगर पेशेंट के लैंग्वेज में बात किया जाए तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ मेरे डॉक्टर है, मेरे लिए राइट काम कर रहा है। और ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट एक तो पहले से डरा हुआ रहता है। हेल्थ मतलब पेशेंट के लिए डर, ऐसा होता है। तो हम लोगों को उनका फियर्स को अले करना है, फियर्स को दूर करना है। तो उनके लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको दिल तक, दिमाग तक पहुंचेगी बात। नहीं तो अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको लगता है कि नहीं, बहुत प्रोफेशनल हो रहा है। और हेल्थ केयर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पर्सनल होना पड़ेगा, तो ही पेशेंट को ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ डॉक्टर केयर्स फॉर मी। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज ऑफ इन डेंटिस्ट्री। तो मैं प्रीफर करता हूं कि पेशेंट, हम लोगों का एक पहले पेशेंट रिक्वेजिशन फॉर्म होता है, तो उसके अंदर पहले लिखा जाता है कि पेशेंट का मदर लैंग्वेज क्या है। और अगर वो हम लोग कंफर्टेबल है उसके अंदर बोलना, तो आई ऑलवेज प्रीफर कि वो पेशेंट से वही लैंग्वेज में बात किया जाए, ताकि पेशेंट को चीजें अच्छे से समझे और पेशेंट अच्छे से फॉलो कर पाए। जो हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमको देने होते हैं पेशेंट को, जो पेशेंट नहीं समझ पाता। तो अगर लैंग्वेज, अगर वो उनके लैंग्वेज में बोला जाए तो इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से फॉलो सकता है, और वो कनेक्ट कर पाता है, अच्छे से कनेक्ट कर पाता है कि हाँ हमारे डॉक्टर है। राइट राइट राइट। अच्छा दिलराज, आप यहाँ पे बात कर रहे हो और आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। तो मतलब बिफोर आई गो एड, मेरे को एक कमेंट डेफिनेटली रीड करना है। यहाँ पे कोई डॉक्टर यूपीएस करके, फुल नेम तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे नहीं रखा हुआ है, बट उन्होंने कहा है आपको कि डॉक्टर दिलराज एंड हिज टीम इज बेस्ट फॉर द डेंटिस्ट्री वर्क, ऐसा उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है। सो आप अगर उनको कुछ यहीं पे बोलना चाहेंगे? मैं तो पहले से ही बोलता हूँ कि टीम वर्क ही इंसान को आगे लेके जा सकता है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो टीम। क्योंकि इंसान तो क्या, अभी जैसे आपका सक्सेस स्टोरीज है, तो कौशल है वो तब तक का सक्सेस स्टोरीज नहीं चलना चाहिए ना, आगे भी चलना चाहिए। तो एएफ केयर भी सिर्फ, इट इज नॉट सिनोनिमस टू डॉक्टर जडेजा, आगे भी चलना चाहिए। तो टीम अगर राइट है तो एएफ केयर टीम विल गो बियॉन्ड। डॉक्टर जडेजा तक एएफ केयर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अभी टाटा भी है, रतन टाटा के बाद भी टाटा चलेगा, रिलायंस है तो अंबानी के बाद भी रिलायंस चलेगा। और ये टीम वर्क एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और एक सेंस ऑफ फैमिली फील कराता है। इसके लिए टीम वर्क इंपॉर्टेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी वेरी वेल सेड। एक ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरीज की आपने बात की, तो ऑफ कोर्स कौशल यहाँ पे अकेला नहीं कर सकता। डेफिनेटली आज मेरे पार्टनर को मैं यहाँ पे मिस तो कर ही रहा हूँ, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल वर्क इज नॉट देयर, बट ऑफ कोर्स एज यू सेड कि टीम वर्क बहुत जरूरी है, और वो हम वो फील करते हैं। नॉर्मली ये उसका काम होता है पूछना, बट आज वो नहीं है तो मैं पूछ रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एज हार्दिक ट्विस्टर। एक वो ट्विस्टर क्वेश्चन कुछ अलग डालता है। उसका एक क्वेश्चन था, उसने मुझे बोला था कि ये तो जरूर पूछना
एंड मैं वो आपको बताता हूँ कि what is the most you like in dentistry and what is the one which you don't like in dentistry? द मोस्ट आई लाइक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। दांत निकालना इजी होता है, आराम से हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और पेशेंट को लगता है कुछ काम किया गया। कि दूसरे सब में अपॉइंटमेंट होता है ना, तो पेशेंट को लगता है हाँ डॉक्टर ने थोड़ा हाथ लगाया मगर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए एक्सट्रैक्शन मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मैं सर्जिकल स्किल्स अच्छे हैं तो वो सबसे अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा नहीं लगता है फाइनेंस पार्ट, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि पेशेंट्स को मनी सब में, डेंटिस्ट्री इज कॉस्टली अफेयर, तो हर कितना भी अच्छा काम दो मगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया। और मैं मनी में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं मनी कांट बाय मैन। तो इसके लिए वो मनी पार्ट मुझे जरा भी नहीं समझता, तो वो मेरी टीम देखती है, वो देख लेते हो। वेरी वेरी वेल सेड हियर एक्चुअली दिलराज की एक तो वो कॉस्टली होता है, सो डेफिनेटली वहां पे पेशेंट्स तो अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम बाकी सारे प्रोफेशन से अगर उसको कंपेयर करें, तो एज अ डेंटिस्ट एज अ प्रोफेशन हाउ हेल्दी, हाउ गुड इट इज, मतलब ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट और पैसे को दोनों को हम साथ में तोले, तो व्हाट इनकम इज जनरेट, मतलब क्या डॉक्टर बाकी सारे प्रोफेशन से आप ज्यादा अर्न करते हो या ऐसा कुछ? नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज आइडियली डेंटिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्प्रेरी डेंटिस्ट्री क्या था, टूथ एक्सट्रैक्शन और निकालने पहनने वाला दांत, मतलब आरपीडी, रिमूवेबल टूथ था। बट अभी एक्चुअली किसी को दांत निकालना नहीं है और किसी को निकालने पहनने वाला दांत नहीं चाहिए। लोगों को फिक्स टूथ चाहिए, लोगों को चाहिए कि यही दांत बचाया जाए। अगर कोई चीज डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करनी है, तो कॉस्ट तो लगेगा। और जो भी इंडिया में चीजें डेंटल से रिलेटेड आती है सब इंपोर्ट होती है। इंडिया में एज ऑफ नाउ ऐसे इंडियन डेंटल मटेरियल कुछ नहीं है, बाहर से ही होता है सब कुछ इंपोर्ट। तो एवरीथिंग इज गेटिंग इंपोर्ट, तो कॉस्टली होता है हमारे लिए भी। तो जो मटेरियल्स है, जो इंफ्रा है, वो सब कॉस्टली है, तो उस हिसाब से पेशेंट को चार्ज भी करना पड़ता है, और पेशेंट उतना बेयर नहीं कर पाता है। तो इट इज वेरी अंडर चार्ज, डेंटिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी अंडर चार्ज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट वी हैव टू बेयर। बट स्टिल के कभी ना कभी विद होप्स के नहीं आगे जाके डेंटिस्ट्री ठीक होगा, सो अंडर चार्ज करके भी हम लोग चला लेते हैं कि नहीं चलेगा चलेगा, चलता है। बट इट इज नॉट सो बूमिंग और प्रॉफिट वाला प्रोफेशन। इट इज हेल्थ केयर ज्यादातर, तो मुझे ऐसा लगता है इट शुड बी सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड जैसी चीज होनी चाहिए। इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट। अरे एक मतलब ये बात भी बोला कि इट इज वेरी अंडर चार्ज। सो आई थिंक मैंने बहुत बार सुना हुआ है और मैंने खुद ने भी देखा हुआ है कि अगर किसी को समझो कोई आउट ऑफ इंडिया रहता है, उनको कोई डेंटल का इशू हुआ, वहां पे रिपोर्ट निकाला और वहां पे बोला कि चलो ये आपका सर्जरी करना पड़ेगा, तो वो खास सर्जरी करने के लिए वो इंडिया आते हैं, सर्जरी करते हैं, और वो यहाँ पे रिलेटिव के पास रहते हैं और वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस क्या आपने कुछ फेस किया हुआ है, और क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे अपने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे पेशेंट्स है ऐसा जो प्रीफर करते इंडिया आए, डेंटल ट्रीटमेंट कराए और फिर चले गए, तो भी उनको हाफ द कॉस्ट होता है। उसी बहाने उनका इंडिया में फैमिली से मिलना हो जाता है, एक वेकेशन हो जाता है, ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो भी हाफ द कॉस्ट होके कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज वहां पे इट इज, वही मैं बोल रहा हूँ, इंडिया में इट इज अंडर चार्ज, तो वहां पे वो इस हिसाब से वेरी एक्सपेंसिव है, डेंटिस्ट्री इज वेरी एक्सपेंसिव है। तो उस हिसाब से सब लोग प्रीफर करते हैं कि यहाँ पे दो काम हो जाएगा, मिलना भी हो जाएगा, वेकेशन भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। इसलिए आगे जाके मुझे लग रहा है दिस डेंटल टूरिज्म करके इट इज अ वेरी बिग थिंग कमिंग अप, बट इट हैज टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट फील्ड, देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा वो। आई होप कि आप इसमें भी सक्सेसफुल रहो, और आप जैसे अपने एएफ केयर को आप आगे बढ़ा रहे हो, वैसे डेंटल टूरिज्म में भी आप पायनियर रहो आगे बढ़ाने के लिए, वैसा मैं होप एंड प्रे करता हूँ। एक चीज आपने करेक्ट बताई थी यहाँ पे कि इक्विपमेंट्स बाय करना, टेक्नोलॉजी बाय करना, आपको सब चीज इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड एज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स मेक इन इंडिया चीज के आगे हम बढ़ते हैं, सो व्हाट वुड यू लाइक कि ये सारी चीज इंडिया में बने, या क्या ऐसी टेक्नोलॉजी आप प्रीफर करेंगे फ्रॉम इंडिया या बाहर से भी कि आप सोचते हो कि नहीं ये हेल्पफुल हमें और रहेगा इन डेंटिस्ट? टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग भी अभी चाहते हैं, जब ये भी बहुत सारी चीजें जो केमिकल्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज जो अभी इंडिया में बनने लगी, तो आई एम ऑलवेज प्रीफर कि अगर इंडिया में कुछ चीज बनती है तो मैंने एएफके को, हमारी टीम मटेरियल मैनेजमेंट टीम होती है, हमारी परचेस टीम, उनको क्लियरली बोल दिया है कि जो भी चीज इंडिया में बनती है और क्वालिटी अच्छा है तो बाय इट, तो उसको बढ़ावा देने के ट्राई कर रहे हैं। बट
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग्स है वो शायद से अभी टाइम लगेगा इंडिया में बनने को, बट यस श्योरली इन विद इन 5 to 10 years विद द वोकल फॉर लोकल वाला जो टैगलाइन दिया है अपने मोदी जी ने, मे भी के आगे जाके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में ही बने, तो डेंटिस्ट्री विल बी वेरी वेल इन नियर फ्यूचर। गुड गुड गुड। आपका प्रोफेशन का तो हमने डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर किया हुआ है, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपके इंट्रो में बताया कि आप ज्यादातर सोशल एक्टिविटीज में बहुत बिलीव करते हैं, एंड ज्यादा अगर मैं ना भी बोलता तो आपने अपने आंसर्स में ऑलरेडी बताया कि आई जस्ट लेट गो सम मनी, अगर जरूरतमंद है तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता। सो क्या आप थोड़ा उसके बारे में हमें बता पाएंगे कि आप क्या सोशल एक्टिविटीज कैसे इन्वॉल्व, ऑडियंस को हम बता पाए? मेरे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला यही मोटिव है, मेरे लाइफ का भी यही मोटिव है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो इसके लिए मैंने एक फाउंडेशन बनाया है, एक एनजीओ बनाया है इन द नेम ऑफ माय लेट ब्रदर हु हैड ए फैटल एक्सीडेंट इन 2008, अमर राज। तो उसके नाम से एक अमर राज रिसर्च फाउंडेशन करके बनाया। तो उसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली, तो एक एसोसिएशन और एक प्रोफेशनलिज्म भी होता है, इसलिए आई कैन नॉट अंडर चार्ज। तो बिकॉज एक फंडिंग मिलती है मुझे एनजीओ से, मतलब वो हमारा ही एनजीओ है, तो वहां से हम लोग फंड जनरेट करके वो एक फ्री डेंचर्स करते हैं। डेंचर्स मतलब जो चौकटा बोलते हैं वो फ्री करते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन फ्री करते हैं, फिर हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर्स है तो फिजियोथेरेपी सेंटर्स फ्री देते हैं, ब्लड टेस्ट लैब टेस्ट वो फ्री देते हैं। बट ये स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अप्लाई किया। तो एक स्क्रूटिनी टीम होती है हमारी जो एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करती है कि एक्चुअली दे आर डिजर्विंग और नॉट, और डिजर्विंग है तो उनको फ्री डेंचर्स, फ्री एक्सट्रैक्शंस, लैब टेस्ट, फिजियोथेरेपी ये सब फ्री में दिया जाता है। बट डिपेंडिंग अपॉन द अप्रूवल फ्रॉम द स्क्रूटिनी टीम, दे हैव सम स्क्रूटिनी प्रोटोकॉल्स, उस हिसाब से करते हैं। दूसरा, इसी बैनर के अंडर आई डू आरटीआई एक्टिविज्म, आई एम एन आरटीआई एक्टिविस्ट। तो आरटीआई में कोई ब्राइबिंग या फिर किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं यूज करता हूं। आजकल उसको ब्राइबिंग और ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करने लगे हैं लोग आरटीआई को, बट मैं लोगों को गाइड करने के लिए यूज करता हूँ। बिकॉज अभी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना इश्यूज है कि लोगों को पता नहीं होता कि अगर उनके घर से कचरा नहीं उठता है तो किनको कंप्लेन करना है। देयर इज नो क्लियर व्यू कि क्या करना है, किसको बोलना है, तो वो इधर जाते उधर जाते। तो उससे अच्छा आरटीआई एक बहुत अच्छा टूल है, डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा टूल है कि तुम तुम्हारे घर पे बैठ के तुम्हारे घर का कचरा उठा सकते हो अगर तुम आरटीआई का सही यूज करो। तो उसको यूज कैसे करना है, चैनलाइज कहां पे करना है, किसको आरटीआई करनी है, ये सब चीजें मैं उनको गाइड करता हूं कि ये ऐसा ऐसा करना चाहिए तो होगा। और बहुत आरटीआई के बहुत सक्सेस स्टोरीज है, वो अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जो घर बैठे अपन जो चीज लोग फोन नहीं उठाते थे, इस घर बैठ के सामने से फोन करके अपना काम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में एट द हाईएस्ट लेवल बिकॉज ऑफ आरटीआई। तो उनको वो गाइड करता हूं मैं। और आरटीआई करते करते मुझे ऐसा लगा कि लॉ की भी बहुत जरूरी है, तो अभी मैंने लॉ भी चालू मतलब कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। तो आरटीआई से लॉ का थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा, तो आरटीआई और लॉ के हिसाब से बहुत अच्छे से चैनलाइज हो पाएगा। लोग कॉमन मैन को कैसे काम करना है, क्या करना है, किसको मिलना है, वो अच्छे से गाइडलाइंस मिल पाएगी। और दूसरा तो वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज, इसलिए मैंने अभी कोरोना योद्धा ज्वाइन कर लिया है ताकि अभी भी जरूरत है तो देश को तभी तो कर सके। सब लोग बोलते थे कि ये तकलीफ होगा वो तकलीफ होगा, घर से भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मम्मी को वही बोला था कि डॉक्टर तो इसके लिए ही बने थे ना कि कभी ना कभी कोई तकलीफ आएगी तो वो करना ही है, तो दिस इज द राइट टाइम, तो हमको करना ही पड़ेगा अभी तो। वाह वाह वाह, मतलब यू आर अ डेंटल सर्जन जो ऑलरेडी एक टाइम कंज्यूम चीज है, मतलब एक पेशेंट लो तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यू आर एन आरटीआई एक्टिविस्ट, राइट नाउ यू आर एन कोरोना योद्धा, आप लॉ कर रहे हो सो दैट यू कैन फुलफिल योर आरटीआई एक्टिविस्ट ड्रीम। अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तो आप करते क्या हो, मतलब व्हाट इज योर फ्री टाइम? फ्री टाइम वही होता है, फ्री टाइम मेरे पास होता नहीं है, मैं कभी अपने को फ्री रखता नहीं हूँ, रेदर आई नेवर कीप माई सेल्फ फ्री। और फ्री टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्री टाइम मतलब होता है कि माइंड में कोई थॉट्स नहीं आ रहे, मतलब फ्री टाइम, तो उसको माइंड को जीरो करना है। तो जीरो करना है मतलब मैं ज्यादातर फ्री टाइम में या तो मेडिटेट करता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल लेवल भी है थोड़ा सा तो उस पर भी ध्यान देता हूँ, या तो कुछ नहीं तो सो जाता हूँ, सबसे बेस्ट। तो फ्री टाइम इज व्हेन कि भाई यहाँ पे दिलराज भाई आराम करते हैं। आपको दिलराज एक कमेंट आया है फ्रॉम श्रद्धा आचार्य कि भाई दिलराज इज बेस्ट करके ऐसा एक आया है। आई होप कि आप ये सब आपके फैंस या फ्रेंड्स हो जो आप जानते हो। एक क्वेश्चन भी आया है,
आप लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि उनको एक पेशेंट को उनके खुद के लैंग्वेज में हमें कम्युनिकेट करे तो ज्यादा अच्छा है। सो एक क्वेश्चन ऐसा है कि कितना लैंग्वेजेस आप जानते हो? मैं 4 लैंग्वेज जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ, थॉरली है, तो थोड़ा थोड़ा नहीं। जैसे कि हाँ, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती मेरा मदर टंग है, और मराठी। मदर टंग। और मैं मराठी इतना अच्छा फ्रिक्वेंटली, मतलब फ्लुएंटली बोलता हूँ कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं गुजराती हूँ, फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। राइट, राइट। एंड आप एक कोरोना योद्धा भी है, तो उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था कि बीइंग अ कोरोना योद्धा, आप क्या होम रेमेडीज सजेस्ट करते हो ताकि वो इम्यूनिटी, या किसी को ऐसा डाउट हो कि भाई आई एम इनटू दिस, आई एम गॉट अटैच टू दिस, तो मैं उसमें से कुछ रिकवर कर पाऊं, सो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बीइंग अ फ्रंट लाइन वर्कर? तो मतलब इसमें दो चीज है। एक तो मतलब प्रिवेंशन प्रिवेंशन करना है और क्योर करना है। तो प्रिवेंशन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने दिन में 2 टाइम्स नींबू शरबत पीना चाहिए विदाउट शुगर। ठीक है, मतलब विटामिन सी मिल जाए। अगर किसी को दवाई नहीं लेनी है, तो अगर लेनी है तो विटामिन सी ले सकते हैं। ये कोई इसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर आजकल क्या हो गया है, हमारा फूड ऐसा हो गया है कि हम लोगों को फूड से सब विटामिन नहीं मिलते। बैलेंस्ड डाइट नहीं है हम लोगों का, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इन मेट्रो सिटीज। तो एक एडिशनल विटामिन हमको चाहिए, तो वो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नींबू पानी दिन में 2 बार पी सकते हो विदाउट शुगर, या तो विटामिन सी के टैबलेट्स ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज, एक 5-10 मिनट भी एक्सरसाइज कर लिया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने लिम्फेटिक सिस्टम्स, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम्स ये ब्लॉक हो जाते हैं पूरे दिन एक जगह पे बैठने से। या लॉकडाउन में तो अभी सब लोग बैठे ही थे, तो थोड़ा सा बॉडी में बीएमआर, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं, एक 10-15 मिनट्स भी किया तो बहुत इनफ होता है। सनलाइट सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में जाके। अभी क्या हो गया है, लॉकडाउन में सब लोग घर में रहने लगे हैं, वेंटिलेशन एंड सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी के लिए। तो वो एक किया जाए, मॉर्निंग में उठ के सनलाइट लिया जाए, या तो सूर्य नमस्कार किया जाए। और वेंटिलेशन, घर को एकदम बंद करके, अभी क्या एक डर आ गया था कि इट इज एयरबॉर्न, तो सब लोगों ने घर दरवाजा सब कुछ बंद कर दिया। दैट इज वेरी रिस्की। वायरल लोड कोरोना का वायरल लोड क्लोज स्पेसेस में बहुत होता है, इसलिए वी हैव टू कीप वेंटिलेटेड स्पेसेस। तो फैन चालू करके दरवाजा वगैरह खुला रखे ताकि वेंटिलेटेड स्पेसेस रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और खाने में, डाइट में भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रहे कि रॉ फूड खाया जाए, नॉट अ कुक फूड। वी नीड फाइबर्स। तो रॉ फूड, या तो कोई भी फ्रूट ले लीजिए या फिर कोई वेजिटेबल ले लीजिए, रॉ कोई भी एक दिन में सुबह शाम रॉ किया जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर लगता है कि नहीं मल्टीविटामिन लेना है, तो कोई भी मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं, दैट इज इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इन कोरोना होने वाले पेशेंट्स को भी और कोरोना नहीं होने वाले भी पेशेंट्स ये बात का ध्यान रखें, थोड़ा एक्सरसाइज, गुड डाइट, मेडिकेशंस और सनलाइट अच्छे से करें, तो इट कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल, नो इश्यूज विथ इट। सो गाइस, आपने डॉक्टर दिलराज के पास से ही सुना कि क्या केयर लेना है। एंड डोंट बिलीव इन द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज, बिकॉज आज वो बहुत फेमस है आजकल, वो भाई क्या क्या करना है वो सब आ जाता है व्हाट्सएप पे। बट केयर करें, बट सही केयर करें, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। बीइंग अ फ्रंटलाइन वर्कर, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि कुछ लाइफ चेंजिंग ऐसा कुछ मोमेंट आपने रियलाइज किया कि समथिंग जो आप शेयर कर सको? अभी ये कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि पहले के 2 महीने, मतलब अप्रैल में, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल और बहुत मतलब फियर था, पैनिक था लोगों में। तो मैंने तभी एक ही बात समझी कि लोगों का पैनिक दूर किया जाए एटलीस्ट। तो प्रॉब्लम यही है कि फियर की वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो तकलीफ तो सॉल्व हो जाती है, मगर फियर इतना है, स्टिग्मा इतना है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो मैंने ज्यादातर लोगों को यही ट्राई किया कि लोगों को, उनको काउंसिल किया जाए सब लोगों को। मेरा काम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग था, तो मुझे पेशेंट से बात करना, तो ये तो उनको मोटिवेट करके ही काम किया है, बेटर ये। और फिर अभी मैं कभी एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क नहीं किया है, मुझे फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करने का मौका मिला। सो आई वाज इन द रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो मुझे समझा कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम कैसे काम करती है। लोग ऐसा बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट वर्किंग, बट बिलीव मी, बीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया है ये टाइम पे, बहुत मेहनत की है। जो लोगों को 2-2 टाइम खाना नहीं मिलता, तो उनको 4-4 टाइम खाना दिया गया है। हाँ, कहीं पे लूप होल्स रहे होंगे, नो डाउट, बट खाने की क्वालिटी एंड एवरीथिंग वाज टेकन केयर। बीएमसी हैज टेकन एफर्ट्स, जो भी उनका करप्शन इश्यूज रहेगा, बट ये 4 महीने उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, काम किया है। बट यस, श्योरली मुझे ऐसा समझा कि अगर
एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पीपल ये दोनों अच्छे से फॉलो करे तो हम लोग एक अच्छा नेशन बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आता है कभी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं करता है, कभी पीपल अच्छा नहीं करते हैं। दोनों का फाइन ट्यूनिंग हो गया तो वी कैन ड्रीम कि हम लोगों का अच्छा नेशन हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई लर्न कि एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पीपल का सपोर्ट बहुत जरूरी है। समझो ये कोरोना के 4 महीने में हम लोग ने इतना सारा न्यूज चैनल में सुना, पेपर में पढ़ा है, सब चीज के बारे में कि ये होता है, ये होता है। बट आज आप एज अ फ्रंटलाइन वर्कर के मुंह से सुन के ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आर बीएमसी हैज डन अ वेरी गुड जॉब, सो कुडोज टू देम टू कि भाई यस, थैंक यू फॉर केयरिंग फॉर अस। एंड आप लोगों ने भी जो मेहनत किया है वो भी काबिले तारीफ है। एक पूरे लाइफ जर्नी की अगर एक शॉर्ट में अगर मैं एक पूछूं कि आपका लाइफ का सबसे एकदम चेंजिंग मोमेंट क्या था, कि आपको कब लगा कि नहीं भाई मेरे को ये सोशल एक्टिविटीज में जाना है, व्हाट वाज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू, कि ऐसा मोमेंट कि भाई ये मोमेंट मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा? इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट ऑफ माई ब्रदर जो मुझसे 2 साल छोटा था। तो इट वॉज माई फ्रेंड, मेरे हम लोग साथ में बड़े हुए। तो उसका जो एक्सीडेंट हुआ, जो डेथ हुआ, आई बीइंग इन द हेल्थ केयर, तभी मैं फाइनल ईयर में था एंड वी हैड ऑल थिंग्स। मतलब अगर उसको पैसे लगते तो पैसे लगते, अगर हेल्थ केयर में कोई फैसिलिटी लगती तो लगती, बट हमको कोई मौका ही नहीं मिला उसको कुछ कर सके बिकॉज इट वॉज अ रोड एक्सीडेंट। तो मुझे ऐसा लगा तभी कि कितना भी कुछ हो जाए एक इंसान को अपन वापस नहीं ला सकते। तो मुझे एक इंसान, मैन की कीमत समझी, वैल्यू ऑफ अ मैन मुझे समझ में आया। इसलिए मुझे तभी समझा कि करना है कुछ तो इंसान के लिए करना है, क्योंकि इंसान एक बार चला गया तो कोई पूछता नहीं, एवरीथिंग इज डन। तो लेट अस सर्व द लाइव मैन। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। यही लगता है मुझे, हर इंसान में ये मेरा भाई ही हो सकता है और मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लिए कुछ किया जाए ताकि ऐसा लगे कि नहीं हम लोग ने कुछ नहीं किया था मेरे इंसान, मेरे भाई के लिए। तो वो एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसने मुझे समझाया कि नहीं लाइफ में कुछ करना है तो इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ किया जाए, नहीं तो सब आते हैं सब जाते हैं, कुछ फायदा नहीं। ट्रूली मोटिवेटिंग एंड आई कैन ऑल्सो फील, मेरा भाई भी यहाँ मतलब 2 साल छोटा ही, एंड ऑफ कोर्स वी नो ईच अदर, सो आई कैन ट्रूली फील दैट। बट आपने उस चीज को बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनली मूवमेंट बनाया, तो वो भी आपसे एक सीखने लायक चीज है यहाँ पे। सो ऑडियंस भी यहाँ पे उसके लिए भी ध्यान रखे कि भाई कोई भी चीज से निराश मत होइए, गेट मोटिवेटेड लाइक दिलराज हैज गेट मोटिवेटेड फ्रॉम सच मोमेंट्स। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अब नेक्स्ट क्या करना है आपको? यू आर स्टडिंग अ लॉ, सो ऑफकोर्स आपको उन चीजों में भी आपको अपना ध्यान देना है। आरटीआई एक्टिविस्ट तो आप कर ही रहे हो, नाउ यू आर ऑल्सो बीइंग एन इन MCGM, you are doing that, आप डेंटिस्ट्री भी करते हो, so what next? यही करना है, सर्विस टू मैन ही करना है। तो अभी नेक्स्ट ऐसा है कि थोड़े और डेंटल क्लिनिक्स, चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स को एक्सपांड किया जाए, टीम को बढ़ाया जाए। माय फोकस इज टीम को बढ़ाया जाए एंड हो सके माय एम इज एक हॉस्पिटल फॉर नीडी करना है। एवरीथिंग इज इन प्लान, बट उसमें ऐसा ही होता है कि कुछ भी करना है तो वी नीड एन एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप, वी नीड अ पॉलिटिकल बैकअप, वी नीड अ फाइनेंशियल बैकअप। तो इसके लिए मैंने ये सब ग्राउंड वर्क रेडी करके रखा है। तो फाउंडेशन रेडी है, पॉलिटिकल वर्क भी थोड़ा सा किया हुआ है, सोशल वर्क भी किया हुआ है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज भी है। तो होपफुली नेक्स्ट 5 years में विल बी एक्सपांडिंग टू फ्यू मोर क्लिनिक्स एंड देन एन हॉस्पिटल। आप उस क्लिनिक से बहुत सारे लोगों की मदद कर सको, बहुत सारे लोगों को आप ठीक कर सको, तो उसके लिए मेरा प्रे एंड माय विशेस फॉर यू आज से ही। एंड डेफिनेटली मारू जरा चोक टू कहीं भी था से, तो आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, एक कमेंट आया जो मैं डेफिनेटली आपके लिए रीड करना चाहूंगा। You have gone through so much, but still you have kept that smile intact, Dilraj. So ये आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है। थैंक्स। हमारा टैगलाइन ही एएफ केयर का टैगलाइन ही सर्विंग स्माइल्स। मैं क्रिएट नहीं करना चाहता था, इट वाज लाइक सर्विंग आना ही चाहिए और स्माइल्स भी आना चाहिए, इसलिए लाइक सर्विंग स्माइल्स हमारा टैगलाइन ही है। राइट। एंड एज वी आर जस्ट इन एंड सेशन ऑफ एन इंटरव्यू, एक लास्ट कुछ वर्ड हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे।
ये अभी कोरोना के टाइम में सब लोग फियर में है, सब लोगों को प्रॉब्लम है कि क्या होगा, द फ्यूचर दे डोंट नो, तो सब लोग के स्पेक्यूलेशंस प्रॉब्लम है। आई उनको मैं बताना चाहता हूं कि डोंट वरी, फॉरगेट 2020, उसको डिलीट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग है तो सब कुछ है, जाना है तो जा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुंबई फॉर श्योर 15-20 डेज में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हम लोग को प्रिवेंटिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मेक इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू लिव विथ इट, डोंट वेट फॉर एनीथिंग मिरेकुलस टू हैपन। प्रैक्टिकली यही है कि हमको उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, एंड वी विल। हम लोग ने 4 महीने निकाले तो और निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो डोंट वरी, कोरोना में कोई डरना नहीं है, डोंट स्टिग्मेटाइज एंड डोंट पैनिक, बी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। That was a well-known summary talk by Dilraj here. दिलराज कहते हैं कि फोटो तुरंत क्लिक हो जाता है, बट एक इमेज बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो वो इमेज बनाने के लिए जो आपने मेहनत की है वो आज हमें दिख रही है आपके वर्क में और आप जो सोशल एक्टिविटीज करते हो उसमें। सो आई होप कि आप फिट रहे, आप वेल रहे और इसी तरह सब लोगों की मदद करते रहिए। एंड इट वाज आवर प्लेजर कि आज आप यहाँ पे हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो सके, मैं आपका व्यू जान सका एज अ पर्सन दिलराज, एज अ डॉक्टर दिलराज, एज अ फ्रंटलाइन दिलराज एंड एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, एंड होप कि आप वो सब चीज भी कर पाओ। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू दिलराज। नमस्ते नमस्ते Namaste. And guys, so this was Dr. Dilraj live on Success Stories. I hope कि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीज यहाँ पे पता चली होगी। अगर आपको कुछ भी इसके बाहर भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं ले पा रहे अगेन बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम, बट अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो जो आपको लगता है आपको पूछना चाहिए, सो यू कैन गो ऑन आवर पेज, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो या दिलराज को आप फॉलो कर सकते हो इन AF केयर। उनकी फाउंडेशन है अमरराज रिसर्च फाउंडेशन, आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। ही इज इन बोरीवली, कांदिवली एंड अंधेरी, आई थिंक उनकी अभी फिलहाल डेंटिस्ट ऑफिस है, तो आप कहीं पे भी जाके उनको क्वेरी कर सकते हो। डायरेक्ट दिलराज इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड कुछ भी हो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं भी डायरेक्ट दिलराज का कांटेक्ट करा दूंगा। यू नो मी, जो भी है यू ऑल नो मी, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट डॉक्टर दिलराज। And please keep liking, loving, sharing and subscribing Success Stories. Thank you for joining us live today. Thank you Dilraj for joining us. थैंक यू। Chal, bye.